गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो क्लास 10 के सिलेबस में है। हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको देती है। इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करना। क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगी। तो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर हम अपने चारों तरफ चीज़ें देखें तो हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी हो रही है। जैसे लोहे में जंग लगती है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। एक कैंडल बर्न कर रही होती है तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन बी डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो जहां पर केमिकल चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने बोला, मैग्नीशियम मैंने लिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन उस पर कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक सेंटेंस में मैंने लिखा। अब मैग्नीशियम को मैं वर्ड में लिखता हूं, प्लस का साइन लगाता हूँ, ऑक्सीजन गैस लिखता हूँ, एरो बनाता हूँ और लिखता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने इन सारी बातों को वर्ड में लिखा तो हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अब मैग्नीशियम का सिंबल भी होता है तो मैंने मैग्नीशियम को मैंने Mg से दिखाया, ऑक्सीजन गैस को O2 से दिखाया, एक एरो बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने दर्शाया MgO से। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन को या ऐसे समझो एक वर्ड इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। करेक्ट। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई, यानी सिलेबस की दो बातें कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है आप समझ गए होंगे। तो अब इसको फटाफट से हम पहले लिख लेते हैं। तो जो बातें मैंने बोली उसको लिखा मैंने कि केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि एक अगर हम केमिकल इक्वेशन को लिख देते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, इसके पहले एक बात यहां पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूल और एटम के लेवल पे जाके तो हर बार हम चेक नहीं कर सकते कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। करेक्ट। तो बाहर से देख के हम कैसे पता कर लें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो सिंपली आप डेफिनेशन लिखोगे केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल चेंज कहां पर हो रहा है हम ये बाहर से देख के कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको चार चीजें ऑब्जर्व करनी होगी। क्या स्टेट में चेंज हो रहा है, क्या कलर में चेंज हो रहा है, क्या गैस निकल रही है,
क्या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। अगर 4 चीज़ें कहीं पर चेंज हो रही हैं तो आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? अगर स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा या गैस निकलेगी तो हम ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, उसके साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में। और जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, जलाते हो, तो पहले उसको साफ करना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ धूल मिट्टी के कण हो तो वो हट जाए। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर परत जम गई है तो वो भी हट जाए। तो सैंड पेपर से हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, फिर बर्न करते हैं। जब हम बर्न करते हैं तो डैजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है, तो इसका मतलब हीट उसमें निकल रही है, मींस टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। करेक्ट? तो चेंज इन टेम्परेचर तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। करेक्ट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जिंक है, जिंक के साथ H2SO4 की अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमको मिलता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस निकली, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। करेक्ट? जैसे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम लेड नाइट्रेट से करा दें तो हमको मिलता है बच्चों लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन हो रही है वहां पे हमें येलो कलर देखने को मिलेगा। तो कलर में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कोई एक चेंज आपको दिखे, ऐसा भी पॉसिबल है चारों चेंज दिखे, ऐसा पॉसिबल है 2 चेंज आपको दिखे। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी आपको चेंज जरूर दिखेगा। कौन सा चेंज? या तो स्टेट में चेंज, जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में आ गया, रिएक्शन हो रही है, और जो कंपाउंड है वो भी डिफरेंट हो गया। टेम्परेचर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, गैस निकल रही, तो हम पहचान लेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, उसके लिए हमको ये 4 बातें याद रखनी है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यह 4 चीजों में से एटलीस्ट एक चीज जरूर होगी। ठीक? अब हम बात करेंगे कि अगर एक केमिकल इक्वेशन दी गई है तो उसको बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करने के कई मेथड मौजूद हैं, जिसमें से हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करेंगे। क्लास 10 की साइंस के लिए इतना सफिशिएंट है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो। बहुत टफ नहीं आता, बहुत इजी सा आता है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, उसके बाद सब कुछ आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है? आपने मिटा लिया? ऑलराइट, तो अब हम इसको मिटाने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, हाउ टू
ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये इक्वेशन एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इंडिविजुअल एटम हम काउंट करेंगे और राइट हैंड साइड का काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड है, अन्यथा हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के साइड, या ऐसे बोल सकते हो जो एरो बनी है उसकी टेल के साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो एटम है ज़्यादा है और इधर कम है। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो कंपाउंड है उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। जो भी आपको चेंजेस करना है वो फ्रंट में कर सकते हैं, यानी कोएफिशिएंट बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में कुछ लगाया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक। तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक में आपको दिखाया गया है कि इसको बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। तो शुरू में आप समझने के लिए ये कर सकते हो, ये बॉक्स मैंने बना लिया, मतलब हम यहाँ पे कुछ अंदर चेंज नहीं कर सकते, जो करेंगे यहाँ फ्रंट में करेंगे, ठीक। तो अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को बैलेंस करना चाहता हूँ जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ नंबर ऑफ एटम डिफरेंट टाइप के हैं और ज़्यादा है। तो डिफरेंट टाइप का नंबर ऑफ एटम यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू मैग्नीशियम एक, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, तो हमने 2 बढ़ा दिया, ठीक। तो 2 मैग्नीशियम एटम हो गया, 2 जब फ्रंट में लगाते हैं ना तो दोनों में शामिल है, 2 मैग्नीशियम एटम हो गया और 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया, डन। यहाँ पे तो एक ही, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। अब देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक। एक्सक्यूज मी। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे आयरन है, इस पे वाटर की रिएक्शन हो जाए तो मिक्स आयरन ऑक्साइड हमको मिलता है। इस तरह से अब हमको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे जो कंपाउंड है उसको नहीं बदल सकते, सिर्फ फ्रंट में ही हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है एटम आयरन का और यहाँ पे तो एक ही है, तो पहले हम 3 बढ़ा देंगे, डन। अब यहाँ पे आयरन 4 है, यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं, इस तरह से हमने बढ़ाया। अब देखो यहाँ पे 3 आयरन 3 आयरन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन है, कैसे टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सक्रिप्ट कुछ है तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम हमको मिलता है। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे तो 2 ही है, तो अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। अब एक बार दोबारा से चेक करो, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन देखो फ्रंट से 4 है, हाइड्रोजन 4 2 8 और यहाँ पे 8। तो इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब क्वेश्चन है कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर केमिकल इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी केमिकल रिएक्शन के पहले जो मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास उतना ही रहना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड का जितना हो, राइट हैंड साइड में जितना हो, इंडिविजुअल एक एक एटम बराबर कर दें तो उससे जुड़ा हुआ मास भी बराबर हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का मास तो फिक्स है 24, अगर 2 मैग्नीशियम एटम मैंने लिया तो उसके अकॉर्डिंग टू मास इसका 2 मैग्नीशियम एटम का आएगा। इधर भी 2 मैग्नीशियम का एटम है तो उससे रिलेटेड मास इक्वल हो गया मैग्नीशियम का,
ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है मास, तो 2 एटम का इधर जितना मास होगा इधर, तो टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड का होगा प्रोडक्ट साइड का भी वही होगा। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करते हैं, इसलिए हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम कर लेते हैं तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देती है, यानी हम बात करने वाले हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं मिटाऊंगा अभी और हम समझेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है इसके बारे में अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस। तो मैंने एक लिख दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन Mg + O2 = MgO। यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है हम ये बताते हैं। ओके, हमको पता चल जाता है अबाउट reactant and product, राइट। रिएक्टेंट ये होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, मींस जो टेल के साइड होता है वो रिएक्टेंट होगा, जो इधर होगा ये प्रोडक्ट होगा। हमको मोल्स के बारे में भी पता चल जाता है, अबाउट मोल्स। हमको ये पता चल जाता है कि कितना मोल कितने मोल के साथ कंबाइन करता है। देखो बैलेंस कर लिया, 2 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल ऑक्सीजन गैस का कंबाइन करता है तो 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। ठीक, इसके अलावा हमको वैलेंसी के बारे में भी पता चलता है, वैलेंसी के बारे में, अबाउट वैलेंसी। अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम करेक्ट फार्मूला भी, केमिकल फार्मूला भी लिखेंगे, और हम जानते हैं कि करेक्ट केमिकल फार्मूला हम तभी लिख सकते हैं जब हमको वैलेंसी पता हो। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। तो इम्प्लीकेशंस यानी इनडायरेक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन ये केमिकल इक्वेशन दे रही है हम ये समझ रहे हैं, तो ये भी हमको पता चल जाता है, राइट। अबाउट मास, मास के बारे में भी हमको पता चल जाता है। हम जानते हैं कि एक एटम का मास तो फिक्स है, तो उससे रिलेटेड कितना मास हम ले रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो मैग्नीशियम का मास 24, इसका 1 है तो नहीं 32, राइट। तो इसका मास भी पता चल जाता है, तो हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, मोल्स के बारे में पता चल जाता है, वैलेंसी के बारे में पता चल जाता है, मास के बारे में पता चल जाता है, और साथ ही साथ हमको वॉल्यूम के बारे में भी पता चल जाता है। वॉल्यूम्स जब गैसेस होती हैं, इफ गैसेस, गैली-ज़ैक्स लॉ आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो ये समझो कि जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूं, ये है नाइट्रोजन गैस बच्चों, ये है हाइड्रोजन गैस, राइट, रिएक्ट करके बनाती है अमोनिया गैस। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे पहले, तो 2 3 6, 3 2 6, अब ये बैलेंस हो गई। इसका मतलब जैसे मान लो 100 ml मैंने लिया नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, तो मुझे 300 ml हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और 200 ml अमोनिया का बनेगा। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उससे पता चला, यानी 100 ml नाइट्रोजन गैस 300 ml हाइड्रोजन के गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो 200 ml हमको अमोनिया गैस का मिलेगा। लेकिन बच्चों ये गैस के केसेस में ही वॉल्यूम के बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है।
तो ओके, तो वॉल्यूम्स के बारे में भी हमको पता चल जाता है। अगर गैसेस हो तो इस तरह से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको कई इंफॉर्मेशन देती है। तो ये बात हुई इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया? तो चलो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो हम समझेंगे टाइप्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी। बच्चों कॉम्बिनेशन नाम से ही लग रहा है कोई चीज़ कंबाइन करेगी, और होती भी है, लेकिन यहाँ पे मेजर चैलेंज आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है और कौन सी डिकम्पोजिशन है। तो सिंपल मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे मैग्नीशियम, अब मैं केमिकल जो रिएक्शन इक्वेशन है उसको बैलेंस नहीं करूँगा, ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखूँगा। तो यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा कार्बन और ऑक्सीजन, और हमने लिख दिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि होता है क्विक लाइम, यानी बगैर बुझा हुआ चूना। इस पे हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, यानी बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो बच्चों होती है इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको क्विक लाइम या लाइम के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जितनी भी रिएक्शन है उसके लास्ट में जो प्रोडक्ट है सिर्फ एक ही बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में important product only one product is formed। एक प्रोडक्ट अगर बनता है तो हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आसानी से पहचान लोगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड देखना, जहां एरो का हेड है वहां पर अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो आप बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ गए। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ध्यान से ऑब्जर्व करना। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको चॉक भी बोलते हैं आप, कैल्शियम या मार्बल भी बोलते हैं। इस हीट इसमें पास की जाती है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीमेंट में यूज किया जाता है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, इसको स्लेक्ट लाइम हम बोलते हैं। ये तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। उसके बाद दूसरी रिएक्शन मैं लेता हूं यहां पे AgCl AgBr। ध्यान से सिर्फ रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है,
ठीक है। यहाँ पे सनलाइट को एच न्यू से दिखाते हैं, एच न्यू, ठीक है। इस तरह से सिंबल बना होगा, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो AgCl2 बनता है और यहाँ पे AgBr2 बनता है। ये दोनों रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक। अब तीसरी रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस H2O की कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हम जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो रिएक्शंस लिखी उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसमें और इसमें फर्क ये है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था और यहाँ पे सब जगह सिंगल रिएक्टेंट है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका है ओनली वन रिएक्टेंट, करेक्ट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होता है, ओनली वन रिएक्टेंट। तो पहचानने का तरीका समझ गए होंगे। अब बच्चों डिकम्पोजिशन, नाम डिकम्पोज माने टूटना होता है। तो कोई चीज़ अगर टूटती है तो हम बोलते हैं डिकम्पोज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें टूट रही हैं किसी ना किसी हीट की प्रेजेंस में या किसी ना किसी एनर्जी सोर्स की प्रेजेंस में। तो यहाँ हीट है तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं थर्मोलिटिक। हीट का मतलब थर्म वर्ड जहां पे आता है मतलब हीट से रिलेटेड, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहां पे ये दो रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट को हम फोटो बोलते हैं, फोटो, और टूट रहा है तो लिटिक यूज करेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम लिखेंगे इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो इस तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में बांट सकते हैं, थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। लेकिन यहाँ पे और ये नाम जो दे रहे हैं हम इस बेसिस पे दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। अगर हीट यूज कर रहे हैं तो थर्मोलिटिक, फोटो या लाइट यूज कर रहे हैं तो फोटोलिटिक, और अगर इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों ये तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने में यूज किया जाता है। और ये जो दोनों रिएक्शन आप देख रहे हो, ये वाली दोनों रिएक्शन, राइट, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाई जाती है ना तो इस रिएक्शन का यूज वहां पर होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और उनमें क्या डिफरेंस। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा था, इसको समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक है। इसको दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ते हैं ताकि बेहतर ढंग से हमको समझ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्लेस माने किसी चीज को हटा देना। तो कौन सी चीज यहां पे हट रही है? रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट होंगे, उसका एक पार्ट एक रिएक्टेंट का दूसरा रिएक्टेंट हटा देगा, यानी जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो कम एक्टिव मेटल के कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर लेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आयरन है, आयरन पे H2SO4 की रिएक्शन हो जाए,
ठीक। तो आयरन सल्फेट इस वाले पार्ट को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी सल्फेट को डिस्प्लेस इसने कर दिया, राइट। और या ऐसे सोचो कि हाइड्रोजन को हटा दिया और सल्फेट को जोड़ दिया अपने साथ और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये हो गया रिएक्शन, करेक्ट। ओके, अब दूसरा, जैसे मान लो जिंक है, अभी शुरू में लिखा था H2SO4 की रिएक्शन कराई, तो यहां पे बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, राइट। तो यहां पे इस ज्यादा एक्टिव मेटल ने सल्फेट को डिस्प्ले, एक और रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट है, ठीक। तो यहां पे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक। यहाँ पे बच्चों जो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव मेटल आयरन होता है, तो आयरन सल्फेट के हिस्से को ले लेता है और कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फाइनली हमको मिलती है। ये बच्चों ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि ये ब्लू कलर जो होगा वो फेड होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे और ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी ब्लू कलर ग्रीन कलर में बदल जाता है, ठीक है, समझ में आया। या ब्राउन कलर भी कई जगह लिखा होता है लेकिन ग्रीन ही आप समझो, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। तो ये सारी रिएक्शन क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्योंकि इसके कुछ पार्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है। इसने इसके पार्ट को डिस्प्लेस किया लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट था उसका कोई भी हिस्सा इसको नहीं मिला, राइट। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, ये समझ गए आप। अब बच्चों हम बात करते हैं डबल, अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात हुई तो थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट है बच्चों इंटू 5H2O, ठीक, ये होता है ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला, ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल, ठीक है। ब्लू विट्रियोल का फार्मूला ये होता है, फार्मूला ये याद रखना जरूरी है। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के साथ अगर 7 मॉलिक्यूल वाटर को तो इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। अब बच्चों कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लू विट्रियोल में कितना है, तो वाटर ये है 5 है इसके सामने, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, समझ गए। तो जिससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ ताकि उसको भी आप नोट डाउन करते चलो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका मतलब डबल डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे अभी शुरू में एक रिएक्शन मैंने लिखी थी, पोटेशियम आयोडाइड है, राइट, और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमने करा दी थी लेड नाइट्रेट के साथ, राइट। शुरू में ही एक्टिविटी में भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, तो बनता है लेड आयोडाइड और बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये येलो कलर का होता है जैसे मैंने शुरू में बताया था, राइट। इसको पीपीटी भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। बच्चों प्रेसिपिटेट ऐसी चीज़ होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है। ये रिएक्शन ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, यानी पानी इनमें मिला होगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जिस लिस्ट से आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं, तो आप जब ये रिएक्शन होगी तो धीरे धीरे आप देखोगे कि कोई चीज़ ऐसे येलो कलर की है जो टेस्ट ट्यूब में बॉटम में बैठती जा रही है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, तो ऐसी चीज़ को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आपके सिलेबस में है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसी जगह कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप समझ गए। एक रिएक्शन ये है
एक रिएक्शन और हम यहाँ पर समझ लेते हैं Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड बच्चों। इसमें रिएक्शन होती है तो बनता है बेरियम सल्फेट और NaCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चों जो होता है ये भी PPT होता है, यानी ये जाके नीचे बॉटम में बैठना शुरू कर देता है और वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब यहाँ समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पे लेड ने आयोडीन को ले लिया और पोटेशियम ने नाइट्रेट वाले पार्ट को ले लिया, तो डबल डिस्प्लेस, यानी इसने इसको डिस्प्लेस किया तो इसने इस पार्ट को डिस्प्लेस किया, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो सोडियम ने क्लोरीन को ले लिया तो बेरियम ने सल्फेट वाले पार्ट को ले लिया, डबल हो रहा है, यानी एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने समझे, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और जब क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये रिएक्शन तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक बेटा। तो इस तरह से अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सोथर्मिक, रिएक्शन और इधर लिख देता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, इसमें हीट या एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी इज इवॉल्व्ड, यानी एनर्जी इस रिएक्शन में निकलती है, बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक में एनर्जी इज गिवन, एनर्जी रिएक्शन में दी जाती है ताकि रिएक्शन हो, ठीक है। अंदर समझे, एक रिएक्शन तो ऐसी है जिसमें जब रिएक्शन होगी तो हीट निकलेगी, तो उसको एक्सोथर्मिक, एक्स है ना, एक्स मतलब बाहर ना, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी तो हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और किसी रिएक्शन को चलाने के लिए हीट हमको देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगी, जो इसके पहले हमने रिएक्शन पढ़ी, उसमें से कुछ भी हो सकता है। एक रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि डिकम्पोजिशन भी हम उसको बोलेंगे और उसको हम एंडोथर्मिक भी बोलेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। धीरे धीरे अभी समझने लगो। देखो यहां पे हीट एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे हीट जिसमें निकलती है। तो पहला C6H12O6 प्लस O2 की रिएक्शन होती है, तो CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस हीट या एनर्जी निकलती है। इसमें एनर्जी का फॉर्म ही बच्चों हीट होता है, राइट, लाइट होती है, सब एनर्जी के ही फॉर्म है। तो हीट इसमें निकल रही है तो हम बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों रिस्पिरेशन की रिएक्शन है, रिस्पिरेशन की रिएक्शन है, राइट। आप बायो आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी का यूज़ करके हम अपनी डे टू डे लाइफ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो ये हुआ, इसमें एनर्जी निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अभी एग्जांपल लिया था, इसमें अगर आप पानी डाल दोगे, ठीक है, तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन करा रहे होगे वहाँ पे देखोगे उस बर्तन को पकड़ोगे तो गर्म हो जाता है। ये क्या है,
चूने से पुताई आपने घर की होगी। बगैर बुझा हुआ चूने पे लाके पानी डालोगे और जिस बर्तन में रिएक्शन हो रही है उसको टच करोगे तो बहुत गर्म लगेगा आपको। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आपने चूने की पुताई की होगी तो आप देखते हो चूने की पुताई शुरू में करते हो तो उतना वाइट वॉशिंग नहीं होती है। जब 2-3 दिन बीत जाता है तो देखो वो ज़्यादा वाइट वॉश होने, मतलब ज़्यादा वाइट कलर उसमें आना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपकी बुक में दिया गया है तो मैं बता देता हूँ। पहला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं हम। ये इसकी पुताई आपने कर दी, उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, ये रिएक्शन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, राइट। तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट को और वाटर को, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है जिसको हम मार्बल बोलते हैं या चौक भी इसको बोलते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से वाइट कलर 2-3 दिन में आना शुरू होता है जब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इस स्लेट लैम्प से रिएक्ट करती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। अब देखो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन की जब रिएक्ट कराओगे तो शुरू में थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है आपको, उसके बाद जब वो जलना शुरू करता है तो लाइट और एनर्जी हमको देखने को मिलती है और वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी क्या होती है, एनर्जी निकलती है लाइट और हीट के फॉर्म में, राइट। तो इसका मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, जो ठीक ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। जो वेजिटेबल्स होती है, राइट, ये जब डिकम्पोज होके कंपोस्ट खाद बनते, कंपोस्ट खाद जानते हो बनती है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपकी बुक में दी गई है कि एक्सोथर्मिक है, तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा था ना कि हम हीट दे रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ने के लिए हीट दे रहे हैं, राइट, इसको तोड़ने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। H2O इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम इसको तोड़ रहे हैं, तो हीट तो हमको देनी पड़ रही है, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। इसी तरह से AgCl वाली रिएक्शन मैंने लिखी थी, इसमें सनलाइट देनी पड़ती है, उसके बाद ये रिएक्शन होती है, तो AgCl2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है, मैं ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को बच्चों जब गर्म करते हो तो बन जाता है लेड ऑक्साइड। मैं वही रिएक्शन ले रहा हूं जो आपकी बुक में है, लेड ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और यहां पे हीट आपको देनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए एंडोथर्मिक के अंदर ये आएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो आपसे पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, वो गैस क्या है, तो ब्राउन कलर की जो गैस होती है बच्चों वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। एक रिएक्शन तो ये है। एक रिएक्शन फेरस सल्फेट वाली भी है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 7H2O कर दोगे तो ये ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बन जाता है बच्चों फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। अगर इसको कर, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो दो गैसेस यहाँ पर निकलती हैं फेरस सल्फेट को गर्म करने पे। इसमें सब में हीट दे रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप समझ गए होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन रिएक्शन में से कुछ भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो सकता है। ट्रिक मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ेगी तभी तो तोड़ोगे, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब एक रिएक्शन और लिख देता हूँ,
जो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो कि इसके अपोजिट होती है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है, ठीक, सनलाइट क्लोरोफिल लेता है, राइट, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, उसके बाद C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, राइट। अब यहाँ वाटर भी लिखते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ वाटर मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे जो पानी है, इस पानी से ऑक्सीजन गैस निकलती है। एनीवेज, यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सनलाइट क्लोरोफिल अपने अंदर ले रहा है, तभी ये रिएक्शन हो रही है। तो इसको भी हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है बच्चों, वो है हमारा, चलो एक्सोथर्मिक में दो रिएक्शन और लिख देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे CH4 है बच्चों, CH4 CNG जो ऑटो होता है, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। मीथेन गैस पे जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो बनता है CO2 और प्लस H2O, और हमको यहाँ पे एनर्जी मिलती है। ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी इसमें निकल रही है। इसी तरह से अगर मैं C3H8 प्लस O2 ले लेता हूँ, ऑक्सीजन की इस पे भी रिएक्शन होती है, तो फॉर्मेशन जो हो जाता है वो होता है CO2 का और H2O का, और प्लस एनर्जी इसमें निकलती है बच्चों। ये जो गैस है ये प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को मिला के LPG गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है ना, LPG सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, उसमें दो गैसेस स्पेशली भरी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। जब उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो हम जानते हैं उसमें एनर्जी निकलती है ना, फ्लेम निकलती है, उससे हम खाना बनाते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, क्योंकि हीट निकल रही है, ठीक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मैंने एग्जांपल दिए, ठीक। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन। यहां पे ध्यान से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड, राइट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां होता है तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक। इसका अपोजिट कर दोगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिख दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल यहां पे लिखा है तो एडिशन लिख दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मैंने अलग अलग लिखी, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन पे फोकस करना है। रिमूवल अपोजिट होता है, बस इतनी बात आप समझ जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देखो जैसे मैग्नीशियम है, इस पे मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो एडिशन हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो कैसे, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था, प्रोडक्ट के साइड देखो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ये करा रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आई बात? जो ऑक्सीडेशन कराएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे।
ठीक। अब देखो जैसे बच्चों कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन, एडिशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर में कुछ नहीं था, इस साइड में कॉपर जुड़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन? कॉपर का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक बात। अब हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड पे अगर वाटर की रिएक्शन हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड पे अगर, तो कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो बन जाता है कॉपर और प्लस वाटर निकल जाता है। अब यहां पे देखो, यहां कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी और यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक। अच्छा, रिड्यूस कौन करा रहा है? ये, तो हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब बच्चों जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहीं पर रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है। इसलिए साइंटिस्ट ने यहां से रेड उठाया और यहां से ऑक्स उठाया और रिएक्शन का नाम दे दिया रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ चलती है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अलग अलग हमने समझा, फिर एक रिएक्शन हमेशा साथ साथ चलती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गई। देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां पे देखो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो इसी रिएक्शन में दोनों साथ साथ चल रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आई होप आप समझ गए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो रिडक्शन कराता है। ठीक। तो इस तरह से हमने सारी चीजें यहां पर समझी। एक रस्टिंग और एसिडिटी बची हुई है, उसको भी समझ लेते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जैसे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे चारों तरफ तो बहुत सी रिएक्शन हो रही है, राइट। जैसे रिस्पिरेशन की रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें एडिशन, जैसे सीएनजी में O2 जुड़ती है, जैसे एलपीजी गैस में ऑक्सीजन गैस के साथ बर्निंग होती है, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बहुत सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं। तो रस्टिंग और रैंसिडिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रस्टिंग क्या है बच्चों? देखो, अगर किसी मेटल को बहुत दिनों तक खुला छोड़ के रखते हो, राइट, तो वो क्या होते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को बहुत दिनों तक खुला छोड़ कर रखते हो और पानी और हवा वहाँ पर है, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। ये भी क्यों हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो रस्टिंग में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। जैसे आयरन है, आयरन में अगर ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होगी, दोनों का रहना जरूरी है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो रस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ पानी होगा तो भी रस्टिंग, दोनों का होना जरूरी है। दोनों अगर होगा तो रस्टिंग हो जाएगी, यानी जो आयरन है उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो अब इस रस्टिंग को कैसे खत्म करें? दो ही रास्ते, या तो ऑक्सीजन हटा दो या तो पानी हटा दो या दोनों को हटा दो। तो इसके लिए रस्टिंग हटाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी जिंक की प्लेट चढ़ा दो लोहे के ऊपर, तो इनका संपर्क नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, राइट। ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, जिससे इनका संपर्क नहीं हो पाएगा तो रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि रस्टिंग का रीजन ये है, अगर इसको रोक दोगे तो रस्टिंग तो नहीं होगी ना। तो ये हो गया रस्टिंग के बारे में, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो जुड़ रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो रही है। डन। इसी तरह से ऑयल से बनी चीजें होती हैं, उनमें अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो और टेम्परेचर हाई होता है,
तो ऑयल से बनी हुई चीज़ें खराब हो जाती हैं, रैंसिड हो जाती हैं। रैंसिड मतलब खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऑयल से बनी हुई चीज़ें, हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही है, तो ख़राब हो जाती है। गर्मी के दिनों में स्पेशली ये होता है और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, राइट, और वो रैंसिड हो जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए तुमको दो चीज़ें ध्यान में रखी होंगी। ऑक्सीजन वहाँ से हटानी होगी, तो ऑक्सीजन हटाने के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल दोगे, वहाँ नाइट्रोजन गैस होती है, तो ऑक्सीजन हट गई। टेम्परेचर भी रेफ्रिजरेटर में कम होता है, तो जो ऑयल से बनी हुई चीज़ें होंगी वो ख़राब नहीं होंगी। तो रेफ्रिजरेटर में हम रख देते हैं तो ऑयल से बनी हुई चीज़ें नहीं खराब होती। जो पैकेट्स आते हैं, चिप्स आते हैं, उस चिप्स में जब आप फोड़ो तो देखो गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होती है। अगर ऑक्सीजन भरते तो ऑयल से रिएक्ट करके रैंसिड हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं हम? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उसमें रैंसिडिटी ना हो। तो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर है, रिस्पिरेशन है, वहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है, राइट। सीएनजी ऑटो है, वहाँ पे एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी पैदा कर रही हैं। तो यूजेस और हार्म्स भी मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन के। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।